तो यहाँ अपने आफ्टर सेव के फंक्शन में रेंडर प्रॉपर्टी को कॉल करने के बाद हम सेट टाइम आउट का एक फंक्शन कॉल करेंगे और ये फंक्शन बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। इसमें पहला आर्ग्यूमेंट हमारा एक कॉल बैक फंक्शन होगा जो कि कुछ टाइम के बाद कॉल होगा। तो इस तरीके से हमने अपने डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल के इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जरिए एक रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है जिसे कि हम अपनी एप्लीकेशन में जगह जगह पर यूज कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। अपनी जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर सीरीज के लास्ट लेसन में हमने ये देखा था कि हम अपने लिस्टिंग के पेज से एक आइटम को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था, जिनमें से एक हमारा बूटस्ट्रैप बेस्ड कन्फर्मेशन मॉडल था। इस लेसन में हम अपने डिलीशन के इस फीचर को अपने प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज पर इम्प्लीमेंट करेंगे और इसी प्रोसेस में ये देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने कन्फर्मेशन मॉडल को एक रीयूजेबल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और इस काम को स्टार्ट करते हैं। अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम अपने इस लास्ट चैप्टर की इन फाइल्स की एक कॉपी बना लेते हैं और इसे रीनेम करके 29 कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इस फोल्डर को अपने एडिटर में ओपन करेंगे और अपनी index.html फाइल को VS कोड के लाइव सर्वर के जरिए अपने ब्राउजर में ओपन करेंगे। तो अगर हम रिकॉल करें तो अपने लास्ट चैप्टर में हमने इन आइटम्स को डिलीट करने पर काम किया था और अब अगर हम अपने किसी आइटम के ऊपर हवर करके इस डिलीट के बटन को क्लिक करें तो हमें एक कन्फर्मेशन मॉडल नजर आएगा जिसमें से यस की ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर हमारा ये आइटम हमारे डेटा से डिलीट हो जाएगा। इस चैप्टर में हम इसी फंक्शनैलिटी को आगे बढ़कर अपने प्रॉपर्टी डिटेल्स के इस पेज पर इंप्लीमेंट करेंगे और जब हम यहाँ से डिलीट के इस बटन को क्लिक करेंगे तो अगेन हमारे पास हमारा कन्फर्मेशन मॉडल ओपन होगा जिसे कंफर्म करने पर हमारा ये आइटम डिलीट हो जाएगा और हम वापस अपने होम पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ और इस फंक्शनैलिटी पर काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम अपनी index.html फाइल और अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स.html फाइल को ओपन कर लेते हैं और अगर हम अपनी index.html फाइल में यहाँ नीचे आएं तो इस फुटर सेक्शन के बाद अपने कन्फर्मेशन मॉडल की HTML हमने यहाँ पर लिख रखी है। अब स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ से इसी HTML को कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रॉपर्टी डिटेल्स.html पेज में चलकर एंड पर आकर इस फुटर सेक्शन के बाद इस HTML को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम अगर अपने JS के फोल्डर में चलें तो यहाँ से हम अपनी डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल .js फाइल को भी ओपन कर लेते हैं और अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स.js फाइल को भी ओपन कर लेते हैं। इस प्रॉपर्टी डिटेल्स.js फाइल में हमारे ये टेम्पलेट फंक्शंस मौजूद हैं। तो अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपको डिलीट का ये बटन इस टेम्पलेट में नजर आएगा और इस बटन के ऊपर हम अपना ऑन क्लिक का इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे और इस इवेंट लिस्नर के लिए जो इवेंट हैंडलर हम पास करेंगे वो हमारी डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल .js की इस फाइल से हैंडल डिलीट प्रॉपर्टी का ये इवेंट हैंडलर फंक्शन होगा। तो हम यहाँ से इस फंक्शन के नेम को कॉपी करके वापस अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स.js फाइल में चलते हैं और अपने ऑन क्लिक के इस लिस्नर के लिए इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे। इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में हमें अपनी प्रॉपर्टी की आईडी को पास करना है। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग की फॉर्म में अपनी आईडी को पास करेंगे और फाइनली अपने डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल.js के स्क्रिप्ट को अपने प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज में ऐड करेंगे। तो हम यहाँ से अपनी index.html फाइल से ही स्क्रिप्ट के लिंक को कॉपी करके अपने प्रॉपर्टी डिटेल्स.html पेज पे एंड पर आकर इस प्रॉपर्टी डिटेल्स.js फाइल के स्क्रिप्ट से ऊपर पेस्ट करेंगे। अब अगर इस फाइल को सेव करके इसके रिजल्ट्स को हम अपने ब्राउजर में देखें
और इस डिलीट के बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हमारा मॉडल हमारे सामने ओपन हो गया है। और अगर हम यहाँ से इस यस के बटन को क्लिक करें तो इस दफ़ा हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ गया है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब हमने यस के इस बटन को क्लिक किया तो इस फंक्शन से हमने रेंडर प्रॉपर्टीज़ के एक फंक्शन को कॉल करने की कोशिश की, जो कि बेसिकली हमारे होम पेज पर हमारी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग को री रेंडर करने के काम आता है। तो यहाँ से क्लियरली जो इशू हमारे सामने आ रहा है वो ये कि डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल की ये फंक्शनैलिटी सही तरीके से रीयूजेबल नहीं है, और फिलहाल जिस तरीके से हमने इस फंक्शनैलिटी को लिखा है ये सिर्फ हमारे होम पेज पर सही तरीके से काम करेगी। तो इस चैप्टर में हमारा मेजर काम इस कंपोनेंट को एक रीयूजेबल कंपोनेंट में कन्वर्ट करने का काम होगा, जिसको करने के बाद हम अपने इस डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल के कंपोनेंट को अपनी एप्लीकेशन में कहीं पर भी फ्रीली यूज कर सकेंगे। तो वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ और इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये कि इस मॉडल से रिलेटेड इस HTML को अपने स्क्रिप्ट में मूव करेंगे। तो हम यहाँ से इस HTML को यहाँ से कट करेंगे और इस मॉडल को रेंडर करवाने के लिए यहाँ पर एक डिव क्रिएट करेंगे। इस डिव को हम एक आईडी दे देते हैं और ये आईडी डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल हो सकती है। नेक्स्ट हम अपने इस डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल .js के स्क्रिप्ट में चलेंगे और यहाँ पर इस HTML के लिए एक टेम्पलेट फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर एक नया फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिसका नाम हम डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल टेम्पलेट रख सकते हैं, और ये फंक्शन हमारे इस मॉडल की HTML को एज अ टेम्पलेट स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ से इस HTML को एज अ टेम्पलेट स्ट्रिंग यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं। और यहाँ पर एक एडिशनल काम जो हम कर सकते हैं वो ये कि क्योंकि हमने ये आईडी अपने इस पेरेंट डिव एलिमेंट को यहाँ पर असाइन कर दी है, तो हम यहाँ से इस आईडी को रिमूव कर देंगे और इसी तरीके से हम इस कमेंट को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली इस पूरे मॉडल को हम अपनी इस डिव के अंदर रेंडर करवाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम इस फंक्शन की कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम अगर थोड़ा सा नीचे आए तो यहां पर हमारे डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल एलिमेंट के अंदर अब हमारी पेरेंट डिव का रेफरेंस होगा। तो इस पेरेंट एलिमेंट की इनर HTML की वैल्यू को हम इस टेम्पलेट के जरिए सेट करेंगे। तो हम यहां पर इनर HTML की इस वैल्यू को अपने टेम्पलेट फंक्शन से आने वाली वैल्यू के इक्वल सेट करेंगे। नेक्स्ट काम जो हमें यहां पर करना होगा वो ये कि अब हमारा ये डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल हमारे इस पेरेंट एलिमेंट के ऊपर इनिशियलाइज नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर आने वाली हमारी मॉडल की एक्चुअल HTML के ऊपर इनिशियलाइज होगा। तो हम यहां पर बूटस्ट्रैप मॉडल के इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में अपने पेरेंट एलिमेंट को पास नहीं करेंगे, बल्कि इनर HTML को सेट करने की वजह से जो चाइल्ड एलिमेंट यहाँ पर क्रिएट हुआ है, इस एलिमेंट के ऊपर हम इस मॉडल को इनिशियलाइज करवाएंगे। और इस चाइल्ड एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम अपने पेरेंट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल का ये एलिमेंट हमारी ये एम्प्टी डिव है, जिसके अंदर हम इस मॉडल के इन एलिमेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं, और हमारे बूटस्ट्रैप मॉडल को हम जिस एलिमेंट के ऊपर इनिशियलाइज करवाएंगे वो हमारी ये डिव होगी। और ये डिव जैसा कि हमने नीचे देखा, इनर HTML की प्रॉपर्टी सेट होने की वजह से हमारे इस डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल का चाइल्ड एलिमेंट बनेगी। तो हम इसे फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड की इस प्रॉपर्टी के जरिए एक्सेस करके इसके ऊपर इस मॉडल को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अब अगर इस फाइल को सेव करके वापस हम अपने ब्राउजर में चलें और डिलीट के इस बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हमारा मॉडल सही तरीके से रेंडर हो गया है। अब हम अगर अपने index.html पेज में चलें तो यहां पर भी हम एक सिंपल कंटेनर डिव क्रिएट कर सकते हैं और इस सारी HTML को यहां से रिमूव कर सकते हैं। और अब अगर हम अपने होम पेज को चेक करें तो आप देखेंगे कि हमारा ये मॉडल हमारे होम पेज पर भी सही तरीके से काम कर रहा है।
और अगर हम अपनी डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल डॉट जेएस फाइल में चलें और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहां पर हमारा हैंडल कंफर्म डिलीट का ये इवेंट हैंडलर है जो कि बेसिकली हमारे रेंडर प्रॉपर्टीज के फंक्शन को कॉल करता है। अब जैसा कि हमने ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि ये रेंडर प्रॉपर्टीज का मेथड सिर्फ हमारे होम पेज की properties.js फाइल में मौजूद है और प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब इस कंपोनेंट को सही मानों में रीयूजेबल बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि यह कंपोनेंट इस तरह की किसी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को रेफरेंस ना करे। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें तो यहाँ पर भी एक चीज़ नोट करने की है कि इस मॉडल को क्रिएट करने के लिए हम डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल की आईडी रखने वाली एक डिव को रेफरेंस कर रहे हैं और ये काम भी हमारी रीयूजेबिलिटी को अफेक्ट करता है और वो इस तरह से कि जिस पेज पर भी हम इस मॉडल को यूज़ करेंगे हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उस पेज पर इस आईडी को रखने वाला एक एलिमेंट मौजूद हो। तो एक तरह से हमारा ये कंपोनेंट फिलहाल इन चीज़ों पर डिपेंडेंट है जिन्हें कि हमने अभी डिस्कस किया है और अगर इसे इनमें से कोई चीज़ नहीं मिलती तो हमारी ये फंक्शनैलिटी ब्रेक हो जाएगी, जैसा कि हमने अपने प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज पर देखा है। तो अगर हम एक दफ़ा फिर से इस प्रॉपर्टी को डिलीट करने के लिए डिलीट के इस फंक्शन को प्रेस करें और यस को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हमारी ये फंक्शनैलिटी यहाँ पर ब्रेक हो गई है। अब यहाँ पर जब हमने इस कंपोनेंट को बार बार रीयूजेबल बनाने की बात पर एम्फेसाइज किया है तो इस फंक्शनैलिटी को रीयूजेबल बनाने की बात को सुनकर आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले आना चाहिए वो हमारा फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इस फंक्शनैलिटी को किसी तरीके से एक फंक्शन में रैप कर दें तो हमारा ये कोड रीयूजेबल बन जाएगा। तो सबसे पहले इस काम को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ ऊपर चलकर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और इस फंक्शन का नाम हम डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल रखेंगे। नेक्स्ट काम हम ये करेंगे कि इस सारी फंक्शनैलिटी को इस फंक्शन में मूव करेंगे। अब यहां पर हमारे रीयूजेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से जो चीजें वेरी करेंगी उनको हम इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स के जरिए एक्सेप्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारी ये आईडी जो कि इस मॉडल के पेरेंट एलिमेंट की आईडी होगी, इस आईडी को हम अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर हम अपने इस कंपोनेंट को थोड़ा और वर्सेटाइल बनाना चाहें तो हम यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी की जगह पर क्वेरी सिलेक्टर का मेथड यूज कर सकते हैं और अब हम यहाँ पर कोई भी क्वेरी अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू एक्सेप्ट करके पास कर सकते हैं। अब इन आर्ग्यूमेंट्स को हम डिफरेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें एक सिंगल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में एक्सेप्ट करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं और हम फिलहाल इसे प्रॉप्स का नाम दे देते हैं। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एल की एक प्रॉपर्टी होगी जिसमें कि बेसिकली हम इस एलिमेंट की क्वेरी को पास करेंगे। तो अब हम इस प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट को अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू एक्सेप्ट करेंगे और यहां पर हम इस फंक्शन की कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर इस फंक्शन की एक बेसिक सी डॉक्यूमेंटेशन लिख ली है। तो ये फंक्शन हमारे एक मॉडल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा जिसका मकसद एक प्रॉपर्टी को डिलीट करना है। इसके आर्ग्यूमेंट्स में हम प्रॉप्स नाम का एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेंगे जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और इनमें से पहली प्रॉपर्टी हमारी एल की प्रॉपर्टी है जिसमें कि बेसिकली इस मॉडल के पेरेंट एलिमेंट का क्वेरी सिलेक्टर पास किया जाएगा। अब अगर हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएं तो यहां पर दूसरी चीज जो कि इस कंपोनेंट के यूजेज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वेरी करेगी वो ये फंक्शन है और बेसिकली हम यहां पर अपने कंफर्म डिलीट के एक्शन के बाद एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल करना चाहेंगे जो कि हमारे यूजेज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वेरी करेगा और इस फंक्शन को भी हम अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम अपने रेंडर प्रॉपर्टीज के इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे बल्कि इसकी जगह पर अपने प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट से पास किए जाने वाले आफ्टर सेव के एक फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू एक कॉल बैक फंक्शन को यहां पर पास करेंगे और वो जो भी फंक्शन होगा उसे हमारे लिए इस डिलीट एक्शन के कंप्लीट होने के बाद कॉल कर दिया जाएगा। तो अगर हम अपने फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन में चलें तो यहां पर हम
अपने आफ्टर सेव के इस कॉल बैक फंक्शन को भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और इसकी टाइप यहां पर कुछ इस तरह से डिफाइन की जाएगी कि ये एक फंक्शन होगा जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी, यानी कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब नेक्स्ट हम यहां पर ये डिस्कस करेंगे कि इस फंक्शन को या इस कंपोनेंट को हम यूज किस तरह से करेंगे। इस चीज को समझने के लिए हम इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन फ्लो को थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें एक नया डिलीट मॉडल क्रिएट करना हो तो हम इस फंक्शन को इन आर्गुमेंट्स के साथ कॉल कर सकते हैं। इसको कॉल करने पर हमारे ये एलिमेंट्स हमारे स्पेसिफाइड पेरेंट एलिमेंट के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद इन एलिमेंट्स के ऊपर हमारा बूटस्ट्रैप का ये मॉडल इनिशियलाइज होगा, जिसकी वजह से इस मॉडल के साथ इंटरेक्ट करने की फंक्शनैलिटी हमें अवेलेबल हो जाएगी। अब इससे आगे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स और कुछ फंक्शंस हैं और इनमें से कुछ फंक्शंस ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कि हमें इस पेरेंट फंक्शन के स्कोप से बाहर यूज करना पड़े। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने इस हैंडल डिलीट प्रॉपर्टी के फंक्शन को देखें तो ये फंक्शन हमारे इस कंपोनेंट फंक्शन की इस बॉडी में कहीं पर भी यूज नहीं होगा, बल्कि इस फंक्शन को हम इस मॉडल के क्रिएट होने के बाद अपनी नीड्स के मुताबिक कॉल करेंगे। तो यहां से इस पेरेंट फंक्शन से रिलेटेड जो हिंट हमें मिलता है वो ये कि इस पेरेंट फंक्शन के स्कोप से बाहर इस तरह के फंक्शंस और वेरिएबल्स को यूज करने के लिए हमें इस फंक्शन से कोई वैल्यूज रिटर्न करवानी पड़ेंगी और ये वैल्यूज एक फंक्शन से ज्यादा भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आप ये चाहें कि आप अपने इस मॉडल के इस इंस्टेंस को भी इस फंक्शन से रिटर्न करवाएं, तो हम इस फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा सकते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज में हम ये सारे वेरिएबल्स या फंक्शंस ग्रुप कर सकते हैं जिन्हें कि हम इस फंक्शन के स्कोप से बाहर यूज करना चाहते हों। तो हम यहां से फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा सकते हैं जिसमें कि हमारा हैंडल डिलीट प्रॉपर्टी का ये फंक्शन हो सकता है और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारा डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल का ये बूटस्ट्रैप का इंस्टेंस हो सकता है। तो इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा के हम इस फंक्शन के स्कोप से बाहर इस फंक्शनैलिटी को यूज कर पाएंगे। अब यहां पर क्योंकि हम इस फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा रहे हैं तो इसकी जगह पर हम इस फंक्शन को एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहां से इस रिटर्न स्टेटमेंट को रिमूव कर देते हैं और इस फंक्शन को एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन में हम यहां पर कंस्ट्रक्टर का टैग ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम अपनी वो फंक्शनैलिटी जिसको हम इस ऑब्जेक्ट पर एक्सपोज करना चाहते हैं उसे दिस के कॉन्टेक्स्ट पर सेट कर देते हैं। तो फिलहाल हम यहां पर अपने इस हैंडल डिलीट प्रॉपर्टी के फंक्शन को ही एक्सपोज करना चाहते हैं। तो हम यहां पर अपने दिस के ऑब्जेक्ट के ऊपर हैंडल डिलीट प्रॉपर्टी की एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को इस फंक्शन के इक्वल सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम अपने इस हैंडल कन्फर्म डिलीट के फंक्शन की तरफ चलें और इसकी यूजेज को ऊपर चलकर देखें तो हम इसे अपने येस बटन के इस एट्रीब्यूट बेस्ड ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर में यूज कर रहे हैं। अब इस एट्रीब्यूट बेस्ड इवेंट लिस्नर में यह फंक्शन काम नहीं करेगा और उसकी वजह यह है कि अगर आप हमारे इवेंट्स वाले चैप्टर को रिकॉल करें तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि इन एट्रीब्यूट बेस्ड इवेंट लिस्नर्स में आप जो फंक्शंस या वेरिएबल्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं उनका ग्लोबल लेवल पर डिफाइंड होना जरूरी है। और अब अगर हम अपने इस फंक्शन को देखें तो ये फंक्शन अब ग्लोबल लेवल पर डिफाइंड नहीं है बल्कि इस फंक्शन के अंदर कंटेन्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने येस के इस बटन पर यह क्लिक हैंडलर ऐड करने के लिए हमें यहां पर एक डिफरेंट अप्रोच लेनी पड़ेगी। तो हम यहां से फिलहाल इस एट्रीब्यूट बेस्ड लिस्नर को रिमूव कर देते हैं और अपने कोड में चलकर इस बटन के ऊपर इस इवेंट लिस्नर को ऐड करते हैं। अब इस बटन को आसानी से अपने कोड में सेलेक्ट करने के लिए हम इसे एक एडिशनल क्लास असाइन कर सकते हैं। तो हम यहां पर कंफर्म बटन की ये क्लास ऐड कर लेते हैं और अपने कोड में आकर इस एलिमेंट के क्रिएट हो जाने के बाद यानी कि इस इनर HTML के सेट हो जाने के बाद यहां पर इस बटन को एक्सेस करते हैं। इस बटन को एक्सेस करने के लिए हम अपने पेरेंट एलिमेंट के ऊपर एक क्वेरी रन कर सकते हैं जिसके अंदर हम अपनी इस नई क्लास को पास कर सकते हैं।
अब इस बटन के ऊपर हम ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू एक फंक्शन होगी और ये फंक्शन हमारा हैंडल कन्फर्म डिलीट का फंक्शन होगा। ये सब काम करने के बाद अब हमारा ये मॉडल कंपोनेंट तकरीबन रेडी है और अब हम इसे यूज करके चेक कर सकते हैं। इस यूज करने के प्रोसेस में अगर कोई इशू आएगा तो हम उसे साथ साथ फिक्स कर लेंगे। तो फिलहाल हम यहां से इस फंक्शन के नेम को कॉपी कर लेते हैं और अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स .js फाइल में चलकर यहां नीचे आकर इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम यहां पर एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल रखेंगे और इसकी वैल्यू के लिए हम यहां पर अपने नए कंस्ट्रक्टर फंक्शन का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो हम यहां पर न्यू डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल के इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके आर्ग्यूमेंट के तौर पर एक ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास सबसे पहले L की प्रॉपर्टी होगी, जिसके लिए हम यहां पर अपने कंटेनर एलिमेंट की आईडी को पास करेंगे। इसके बाद हम यहां पर अपनी आफ्टर सेव की प्रॉपर्टी की वैल्यू पास करेंगे, जो कि हमारा कॉल बैक फंक्शन होगा। तो हम यहां पर फिलहाल एक सिंपल सा फंक्शन लिख लेते हैं और इस फंक्शन में एक लॉग स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अब अगर हम चलकर इसके रिजल्ट्स को अपने ब्राउजर में देखें और इस प्रॉपर्टी को यहां से डिलीट करने की कोशिश करें, तो यहां पर हमारे पास एक एरर आया है जो कि हमें बता रहा है कि हैंडल डिलीट प्रॉपर्टी इज नॉट डिफाइंड। तो इसको फिक्स करने के लिए हम अपने कोड में चलते हैं और अगर हम अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स .js फाइल में थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर आएं, तो यहां पर आप देखेंगे कि हमने अपने इस डिलीट बटन के ऑन क्लिक हैंडलर में हैंडल डिलीट प्रॉपर्टी के इस फंक्शन को कॉल किया है। अब ये फंक्शन फिलहाल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये फंक्शन पहले हमारी डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल .js फाइल में ग्लोबल लेवल पर डिफाइंड था। लेकिन अगर हम यहां पर रिकॉल करें तो हमने इस फंक्शन को दिस के इस कॉन्टेक्सचुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर सेट करके इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से क्रिएट होने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सपोज कर रखा है। और अगर हम वापस अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स .js फाइल में चलें और यहां एंड पर आकर जहां पर हमने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इस ऑब्जेक्ट को लॉग करके देखें, तो आप देखेंगे कि यहां पर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में हैंडल डिलीट प्रॉपर्टी का यह फंक्शन एक्सपोज्ड है। तो अब अगर हम यहां पर स्क्रॉल करके अपनी टेम्पलेट की तरफ चलें, तो इस डिलीट बटन के ऊपर अब हम अपने डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल के ऑब्जेक्ट से इस हैंडल डिलीट प्रॉपर्टी के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और याद रहे कि हमारा डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल का ये ऑब्जेक्ट अब ग्लोबल लेवल पर मौजूद है, इसीलिए हम इसे अपने इन एट्रीब्यूट बेस्ड इवेंट लिस्टनर्स में इजीली यूज कर सकते हैं। अब अगर हम इस फाइल को सेव करके वापस अपने ब्राउजर में चलें और यहां से इस डिलीट के बटन को क्लिक करें, अब अगर हम यहां से यस के इस बटन को क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि यहां पर डिलीटेड लॉग हो गया है। अब नेक्स्ट काम जो हम यहां पर करेंगे वो ये कि अपने आफ्टर सेव के इस फंक्शन में रेंडर प्रॉपर्टी के इस फंक्शन को एक दफा फिर से कॉल करेंगे ताकि हमारा ये पेज री रेंडर हो जाए। अब अगर हम इस पेज को सेव करके वापस अपने ब्राउजर में चलें और यहां से इस प्रॉपर्टी को डिलीट करें, तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहां से ये प्रॉपर्टी गायब हो चुकी है और इसकी जगह पर 404 नॉट फाउंड का पेज आ चुका है। नेक्स्ट काम जो हम यहां पर करेंगे वो ये कि इस प्रॉपर्टी के डिलीट होने के 1 सेकंड के बाद हम अपने ब्राउजर को वापस अपने होम पेज पर रीडायरेक्ट करवाएंगे। तो यहां अपने आफ्टर सेव के फंक्शन में रेंडर प्रॉपर्टी को कॉल करने के बाद हम सेट टाइम आउट का एक फंक्शन कॉल करेंगे और ये फंक्शन बेसिकली 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। इसमें पहला आर्ग्यूमेंट हमारा एक कॉल बैक फंक्शन होगा जो कि कुछ टाइम के बाद कॉल होगा। तो हम यहां पर एक फंक्शन पास कर सकते हैं और इसके सेकंड आर्ग्यूमेंट में हम मिली सेकेंड्स में अपना टाइम आउट पास कर सकते हैं और इस टाइम आउट के खत्म होने के बाद हमारा ये कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो 1 सेकंड के लिए हम यहां पर 1000 की वैल्यू डाल सकते हैं
क्योंकि 1 सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। अब इस कॉल बैक फंक्शन में हम अपने ब्राउज़र को अपने होम पेज पर रीडायरेक्ट करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पर window.location.href की प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। अब अगर हम इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउज़र में चलें और अपनी इस प्रॉपर्टी को डिलीट करें, तो आप देखेंगे कि 1 सेकंड के बाद हमारा ये पेज हमारे होम पेज पर रीडायरेक्ट हो गया है। अब हम इसी तरीके से अपने इस कंपोनेंट को अपने होम पेज के लिए भी यूज करेंगे। तो हम यहां से इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपनी properties.js फाइल में और यहां एंड पर आकर हम इस कोड को पेस्ट करते हैं। अब इस पेज के लिए हमारे पेरेंट एलिमेंट का सिलेक्टर यही रहेगा, लेकिन अपने आफ्टर सेव फंक्शन को हम चेंज करेंगे और इस जगह पर हमारे आफ्टर सेव फंक्शन में हम अपने रेंडर प्रॉपर्टीज के इस फंक्शन को कॉल करेंगे। नेक्स्ट हम अपनी property.js फाइल में चलेंगे और यहां पर अपने डिलीट के ऑन क्लिक लिस्टनर में आकर इस हैंडल डिलीट प्रॉपर्टी की जगह पर डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल डॉट हैंडल डिलीट प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे और ये काम करके वापस चलते हैं अपने ब्राउजर की तरफ और इसके रिजल्ट्स को वेरीफाई करते हैं। तो अब अगर हम यहां से अपने किसी प्रॉपर्टी आइटम के डिलीट बटन को क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये मॉडल यहां पर ओपन हो गया है और अब अगर हम यहां से यस के बटन को क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमारी डिलीट की ये फंक्शनैलिटी सही तरीके से काम कर रही है। तो इस तरीके से हमने अपने डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल के इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जरिए एक रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है, जिसे कि हम अपनी एप्लीकेशन में जगह जगह पर यूज कर सकते हैं। अब यहां पर आपका इस फंक्शन के एग्जैक्ट पैटर्न को फॉलो करना जरूरी नहीं है, बल्कि ये मेरी एक कस्टम इंप्लीमेंटेशन है। तो आप अगर चाहें तो इन कंपोनेंट फंक्शंस को अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें तो इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की जगह पर एक नॉर्मल फंक्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज फंक्शंस का यूज करके रीयूजेबल और मेंटेनेबल कोड लिखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। Until next time, this is Practical Dev signing out.